बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के शोर के साथ साथ अब लॉन्ग मार्च की बातें भी होने लगी हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक में जलसे का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब PDM और अपोजिशन जमातों ने भी अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। उनका ये कहना था कि 23 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च शेड्यूल था, वो लॉन्ग मार्च निकलेगा 23 तारीख को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलेंगे और 24 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि फैसला बाद में किया जाएगा कि वहां पर धरना देना है या फिर जलसा करके वापस घरों को लौटना है। अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आज इजलास हुआ। आज उन्होंने हतमी फैसला करना था, लेकिन फिर एक दिन डिले कर लिया गया उस फैसले में, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी हुई है। हुकूमत ने भी अपनी इत्तेहादियों के साथ फिर से मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं। रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मना किया अपने वज़रा को कि इत्तेहादियों के बारे में बातचीत नहीं करनी, लेकिन गाहे बगाहे बातें तो होती रहती हैं। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दोनों तरफ से जो धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं, सबसे बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये तो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू के किस माई के लाल में हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाए। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्या मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने आइंदा का मंजरनामा क्या खींचा है और क्या नक्शा पेश किया है, पहले वो भी मुलाहिजा कर लें। 23 से लेके 30 तारीख तक 7 दिन हफ्ता जो है वो बड़ा ही जोरदार किस्म का हफ्ता है, जोडो कराटे की सियासत का हफ्ता है। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा, और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 3 स्टूजेस मेरी बंदूक के निशाने पर हैं, यानी 3 कठपुतलियां जो हैं वो मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। ये तहरीक अदम एतमाद तो हारेंगे ही, उसके साथ साथ इनके हाथ से 2023 का इलेक्शन भी गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को किन अल्फाज में ललकारा है, वो भी मुलाहिजा करें। ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है, इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं आगे तो इनकी दुकानें बंद होने लगी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में क्या अनारकी वाकई फैलेगी? अगर तसादुम होता है, दोनों जानिब से अराकीन वहाँ पर मौजूद होते हैं और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो किस तरीके से वो पुरअमन एहतजाज हो सकता है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, अगर बात की जाए, आपने ये कहा था कि PDM का जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं होगा। PDM ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। लॉन्ग मार्च की कॉल किस वजह से दी गई कि इतने दिनों से लॉन्ग मार्च की कहीं पे सूरत ही दिखाई नहीं दे रही थी और फिर यकदम से उसका ऐलान हो जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो ज़रा तुसी कर लें, अपनी बात को दुरुस्त कर लें थोड़ा सा, कि PDM ने कॉल नहीं दी, मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी है। सही। और अब जो फैसले हो रहे हैं वो PDM के नहीं है। अब इन फैसलों में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो आसफ अली जरदारी की है। ठीक। और कल से जब से मौलाना साहब ने ये कॉल दी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कॉल देने का मकसद क्या था। उसके बाद क्या आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा पैगाम मिला कि आप हमारे कारकुन भी इस्लामाबाद पहुंचे? कोई एक जगह, कोई एक स्टेटमेंट है सामने? अभी तक बात तो ये है कि कराची से काफिला आएगा। किसने कहा है? वो कहा तो मौलाना नहीं है, क़यादत करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के वहां के रहनुमा, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी होंगे, जो उनका ऐलान। देखिए, उनका ऐलान है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से पूछ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का ऐलान करते हैं आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो। इस तरह तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया। ठीक, मैं उसी तरफ आने लगा ना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM में इस वक्त की मुतहिदा अपोजिशन में शामिल कई जमातें जो हैं वो मौलाना साहब के इस बयान पर सख्त नाला हैं। मजबूरन वो कह रहे हैं कि कुछ हो जाए। मौलाना साहब ने कॉल दे दी। अब हुआ क्या यासर? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो एक इजलास किया, उस इजलास में जब इन्होंने कागज़ पेंसिल सामने रख के जमा तफरीक शुरू किया, उस जमा तफरीक में
इन्हें ये पता चला, ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ और ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगी। उस जमा तफरीक में इन बड़े में बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि मौलाना साहब, बलोचिस्तान से 3 MNA, जिनमें से 2 कन्फर्म है, एक जो है उस पर खदशा है, वो आपको वोट देने नहीं आ रहे। वो कोई और बात कह रहे हैं, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में नज़रियाती ग्रुप बनाया था। उसके बाद उन्होंने कहा, जी मौलाना साहब, इल्ज़ाम तो हम पे लगता था कि शायद चेयरमैन के इलेक्शन में हम भाग जाते हैं, शायद फ़लाँ वोटों में हम कम हो जाते हैं, और शायद अदम एतमाद की तहरीक में जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आई थी उसमें भी हमारे वोट कम किसकी वजह से निकले थे, किसके निकले थे। मौलाना साहब गौर करें तो किस किस की जमात के अंदर कौन कौन है, अब हमें पहले इसको देखना होगा। उसके बाद नून लीग ने कहा, जी हमारे तो सारे पूरे थे। उन्होंने कहा, आज तो सबके पूरे होंगे, कल भी सबके पूरे होंगे, अदम एतमाद के दिन किसके कितने पूरे होंगे। 32 अरकान के साथ राब्तों की तस्दीक और उनका हवाला दिया गया था कि ये 32 लोग जो हैं हुकूमत के अंदर से हमें वोट देंगे, और उन 32 में से 32 के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों का कहना था कि हमारे राब्ते मुकम्मल हैं। मौलाना साहब का भी कहना था। साथ में वहाँ पे कहा गया कि जनाब हमें पता ये चला है कि कुछ इनको डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरह आज शाहिद खान नवासी साहब ने कहा, नैब पे भी इल्ज़ाम लगाया ना आज उन्होंने। आज कल उस्मा बुहारी ने एक और जगह लगाया था, किसी और पे इल्ज़ाम लगाया था, मरियम और से बलैदा इल्ज़ाम लगा रही थी। तो उसके बाद इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की तो साथ में ये जिक्र हुआ कि भाई इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी तो हमारे साथ तो आगे है, ऐलान क्यों नहीं कर रहे, खुल के हमारे सामने ऐलान क्यों नहीं हो रहा। अगर उनका ऐलान हो जाए तो हर कुव्वत को ये पैगाम चला जाएगा कि अक्सरियत इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो पता चला कि जनाब इनके साथ भी कोई गेम हो रही है, और ये गेम भी हो रही है। और उसके बाद इन्होंने कहा गेम भी हो रही है, और अगर ये जलसा PTI का हो गया तो जलसा इतना बड़ा होगा कि खौफ भी पैदा होगा, कुछ अफवाहें भी पैदा हो चलेंगी और किसी तरह मैसेज भी जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा अगर ये सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उनमें उस कॉन्फ्रेंस में ये जो वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस में उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई, और तय होने वाली चीज़ों में इतनी वज़ीर आज़म को आगे जाना पड़ा, इन्हीं को कंटिन्यू करना पड़ा, कुछ मामला तय हो गए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा फिर इसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर हम भी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें, ताकि कुछ कुव्वतें जो हैं जिनकी तरफ उन्होंने जिनके नाम लिए, कि इन कुव्वतों के एक पैगाम दें कि अगर हमारे साथ आप नहीं चलेंगे, या अगर आप जो है ये जो करा रहे हैं सारा कुछ उसमें इसको माइनस नहीं करेंगे, तो फिर हम फलां कर देंगे। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसा ना करें, जमहूरियत की बसात लिपट गई तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस गुफ्तगू में यह भी वहां पर एक मुस्लिम लीग नून की और शख्सियत ने बैठे हुए कहा, और यासर ये आज भी बात हुई है, ये जो आज भी इजलास हुआ है ना, उसमें भी ये बात हुई है कि भाई प्रेशर का फ़ायदा, प्रेशर तो हम डाल रहे हैं, अपोजिशन दर अपोजिशन जो है वो अपना जोर डाल रही है, लेकिन हर दूसरा शख्स जो है PTI से निकल के या किसी और जगह से निकल के वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। लगता है इस तरह है कि सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जा रहा है, और लगता है ऐसे कि जैसे आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी की गेम बन रही है और इस्तेमाल हम सब हो रहे हैं। ये इजलास, आज के इजलास में भी ये सारी चीज़ें हुई। कहा गया कि नहीं, बाहर जाके एक ही तासर दें कि जनाब जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो टॉक आपने सुनी है। तो यासर ये फैसला उन्होंने इस खौफ से किया, और उसके फौरी बाद आज़ादी मार्च का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मार्च फौरी आ जाए। पहले था 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना, अब उन्होंने कहा 24 मार्च को पहुंचे। देखिए 23 मार्च को तो नहीं आ रहे, हमने पहले भी कहा था 23 मार्च को नहीं है, अब 23 को नहीं है, 24 को आए, अब ये चले जाएंगे। यासर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अंदर ये बात हुई जो मैंने आपको बता दी है, अब कोई अदालती फैसला आए, अब किसी तरफ से कोई हुक्म आए, अब किसी सियासी जमातों की मुदाखलत से चाहे ये जलसे कैंसिल हो जाएं, इन सारी चीजों के बावजूद अगर आप ये समझे कि इंतशार की सियासत खत्म हो जाएगी तो मुमकिन नहीं। आपको लगता है कि सियासी जमातों के मशवरे जिनकी आप बात कर रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये बात कही कि चौधरी शुजात जो है वो साहिब राय शख्सियत हैं, तो उन्होंने राय तो ये दी है तमाम जमातों को, वो अपोजिशन की हुई या हुकूमत की, कि जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, इससे इंतशार की सियासत होगी। साथ ही पैगाम हुकूमती जमात को ये दिया कि अपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे नहीं किया करते। तो क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत संजीदा लेगी इन बातों को? देखिए, हुकूमत ने जितनी इस बातों को संजीदा लेना था उतना ले लिया। जिस वक्त हुकूमत ये समझेगी कि
अब हम बैलेंस है, हम बिल्कुल इवन हैं, तो उस वक्त हुकूमत अपना जलसा कैंसिल कर देगी। देखिए अभी तक तो हो सकता है, ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि जलसा कैंसिल भी हो जाए, ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि जलसे से पहले कोई ऐसा बड़ा मार्का हो जाए कि जिसके बाद जमहूरियत की बसात जो है वो किसी और तरफ चली जाए, ये भी इम्कानात है। मैंने एक दिन, याद करें, आपको प्रोग्राम में कहा था कि अदम इत्तेमाद से पहले अदालत का रास्ता भी होगा, याद है मैंने इस प्रोग्राम में कहा था। तो ये होने जा रहा है। बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बहुत सी दरखास्तें लेकर जा रहे हैं। अगर मोअज़्ज़ज़ अदलिया ये फैसला दे देती है कि जलसे जुलूसों को रोक दिया जाए, तो फिर जलसे जुलूस खाली वहाँ पे नहीं, हर जगह पे रुकेंगे। और जब जलसे जुलूस इज्तिमा रुकेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई मैकेनिज्म तो तय होगा। और मैं आपको ये बता दूँ, ये भी फैसला हो चुका है। चले मान ले जलसे जुलूस रुक गए, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम तहरीक के अदम इत्तेमाद के रोज़ असम्बली के अंदर तो नहीं होंगे, पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो किसी एक ऐसी जगह अपने अरकान पंजाब असम्बली, KPK, बलोचिस्तान, सिंध और अपने जो है मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान असम्बली और सेनेटर, इनको इकट्ठा करके अगर ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर चले जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। वो उनका आईनी कानूनी जवाज़ मौजूद है, उनकी हर चीज़ मौजूद है। तो ये सारा कुछ जो यासर मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरे पास इतलात हैं, वो इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाला जो सिनेरियो है वो किसी के लिए भी अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक बात मैं फिर बता दूं, अपोजिशन तमाम तर इत्तेहादियों को अपने साथ मिला लेने के बावजूद भी, ये मैं आपको एक बड़ा फिक्रा दे रहा हूं, आप मिला लेने की बात कर रहे हैं, मैं अपने साथ मिला लेने के बावजूद भी इलेक्शन यानी पोलिंग डे, मैं कह दूंगा ना, पोलिंग डे ही होगा अदम इत्तेमाद का दिन, उस दिन आप हालात की तब्दीली देख लीजिएगा। तमाम तार ऐलानात के बावजूद, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, तमाम तार ऐलानात के बावजूद भी, और भाई मामला किसी और तरफ चला गया है। हमजा शहबाज शरीफ ने के PA सेक्रेटरी ने तो कह दिया इमरान गुरैया ने कि वज़ीर आला ये होंगे। हमजा शहबाज साहब ने तो अपनी मीटिंग बुला ली, आज की मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि जनाब वज़ीर आला मैं हूं, तैयारी पकड़े। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं, इसकी बाकायदा ये इजाज़त मियाँ नवाज शरीफ ने दी है कि ठीक है हमजा मंजूर है, हमजा को करें आप, हमें किसी और पे नहीं चाहिए। अगर 1.5 साल, ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर 3 माह तो फिर किसी को जिसको मर्जी बना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर 1.5 साल तो फिर पंजाब हमें दे दें, वफाक जिसके मर्जी हवाले कर दें। ये मैं आपको जो लफ्ज़ कह रहा हूँ ये इसी तरह है। तो हालात तो फिर जब आपस में टूट फूट होगी तो एंड टाइम पे एक दिन पहले कई लोग जो हलफ दे के भी जाते हैं ना, तो एक दिन पहले हलफ किसी और तरफ। राणा साहब, हुकूमत पर एतमाद क्यों है इतनी ज़्यादा? बुनियादी तौर पे अगर कानूनी माहिरीन की राय ली जाए, जो हुकूमती कानूनी मुशावरत टीम में जो शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे जिस तरह 2 रिक्विजिशंस जमा करवाई गई थी और चेयरमैन सेनेट ने ये कहा था कि इजलास बुलाने की रिक्विजिशन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वो सदर बुला सकते हैं, तो दोबारा सदर की जानिब से वो कॉल की गई। यही सूरत हाल अब नेशनल असम्बली में भी हो सकती है, ये उनका मानना है, ये भी एक राय है। दूसरी राय ये कि रिक्विजिशन के ऊपर जो अपोजिशन की जानिब से हो, उस इजलास बुलाए जाने में तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश की जा सकती, वो इजलास हुकूमत बुलाए तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। अब क्या हुकूमत ने क्या रास्ता निकाला? मैंने तो आपको एक दिन पहले कहा था, याद करें, मैं जब कहता हूँ तो उस बात को ज़रा थोड़ा सा, आप चूँकि यासर आप मेरी बात को लेते ही नहीं सीरियस मैंने आपसे कहा था, याद करें, कि अदालतों के दरवाजे खुले हैं, हो सकता है अदम इत्तेमाद से पहले कोई अदालत में चला जाए। ये बात याद है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है, याद है। तो ये जा रहे हैं ना अदालत में, हो सकता है 27 से पहले 26 को फिर कोई अदालत में चला जाए और 25 को भी जा सकते हैं। आप देखें तो सही यासर, आप बहुत से लोग देखें। एक बात मुझे एक ना कप्तान के एक बड़े करीबी दोस्त ने कहा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, ये 1 2 3 करें, पूरी कौम हजान का शिकार बनी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज हमारी बर्बाद हो रही है, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, हर कारोबारी शख्स परेशान है, पता नहीं क्या होना है। उन्होंने कहा जी कप्तान थका के मारेगा, वो बारी भी देगा इन्हें, अगर इनकी बारी आती है बनती है तो देगा भी, तो इतना थका देगा। देखें जितनी दूर ये जाएगी ना यासर, जितना अदम इत्तेमाद लेट होगी, जितनी अदम इत्तेमाद की तहरीक लंबी होगी, उतना ही नुकसान होगा। किसको? अपोजिशन को। हुकूमत को कम होगा, अपोजिशन को ज्यादा होगा, क्योंकि अपोजिशन ने वो सारे इकट्ठे करके अपने पास रखे हुए हैं। जब आपने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके अपने पास सलाउल्लाह साहब का ये मानना है कि हुकूमत वक्त लेना चाहती है, तो हम भी चाहते हैं कि ये वक्त ले
चले, अगर ये ऐसी बात है तो फिर वो उनकी क़यादत ऐलान कर दे, क्यों नहीं कर रही? फिर उनकी क़यादत ये ऐलान क्यों नहीं करती कौन सा ऐलान? कि ठीक है जी, हुकूमत जो है वो मार्च के बाद जाके अदम इत्मीद की तहरीक ले आए। अगर वक्त लेना चाहती है तो दे ना उन्हें वक्त, क्यों नहीं दे रहे? इतने वक्त की बात कौन करता रहना सर? चलें, फिर मैं तो कह रहा हूँ आपको कि देखें, कानून के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये आपको एक बता दूँ, ये मार्च के महीने में ही अदम इत्मीद 1 2 3 हो जाएगी, जो भी होगा मामला। आप ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे हर सूरत वोटिंग ज़रूर होगी? मुझे तो लग रहा है कि उससे पहले एक दफ़ा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, अगर वहाँ से क्या जवाब आता है उसके बाद वोटिंग का हिसाब होगा। ठीक, मैं आपको ये बिल्कुल, और मैं आपको ये भी मैं बता दूँ, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। नून लीग और मौलाना साहब हाथ मलते रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब फारिग, पीपल्स पार्टी को मिलेगा, तहरीक इंसाफ जो है वो भी कुछ लेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून आप जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, फिर जिस तरह लोग जा रहे हैं, फिर अगली हुकूमत तो फिर उनकी नज़र आती। जी बिल्कुल नजर, देखें हुकूमत हो ना हो, मैं नहीं ये कहता हुकूमत है, आने वाले हालात ना हर रोज़ तब्दील होते हैं। सर आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों से तब्दील होती नज़र आती हैं। देखिए हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सब एक इशारा दे दूँ। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में ये जितना चल रहा है, जो सारा कुछ सामने हो रहा है, आज की खासकर वज़ीर आज़म की तकरीर, और उसमें वज़ीर आज़म का अपनी पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करना, मुल्क को बचाना सिर्फ पाक आर्मी का काम था, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको किस तरफ इशारा दे रही हैं? और उसके बाद वो पोजीशन जिसके पास स्कोर भी पूरा है, 32 उनके हुकूमत के लोग भी हैं उनके पास इत्तेहादी ना भी हों तो वो कहते हैं आराम से वो जीत सकते हैं, तो उसके बावजूद वो इतना चीख क्यों रहे हैं? मौलाना साहब क्यों डर रहे हैं? अगर मौलाना साहब ने फौरी इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है, क्यों दी है? या सर अगर हुकूमत के पास तो कुछ है ना साहब, अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं तो फिर वफाकी वजीरों को ये कहने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? नंबर दोनों में से किसी के पास पूरे नहीं है। या सर मैं आपको बताऊं, नंबर ना हुकूमत के पास पूरे हैं ना अपोजिशन के पास पूरे हैं। कमाल की गेम हो रही है, रोजाना एक आता है, उसे मना के 1 घंटा पास रखते हैं, पता चलता है आधे घंटे बाद वो नाराज हो, 2 घंटे बाद नाराज होकर किसी और के पास चला गया, फिर दूसरा उसे मनाने चला जाता है। देखें मौजें लगी हुई है, ये वाहद अदम इत्तेफाक की तहरीक है। समझ नहीं आ रही, रोजाना की बुनियाद पे चाय पे मधु किया जाता है, चाय पीते हैं, नजरिया तब्दील हो जाता है। अब ये चाय की पत्ती कौन सी है? ये पत्ती जो है ना, ये अरब पत्ती है। ये चाय की पत्ती ना, इसलिए इस करोड़पति नहीं, करोड़पति खत्म हो गई, अरब पत्ती है। ये करोड़पति वाली गेम खत्म हो गई है, अरब पत्ती है ये। और जो ज्यादा अच्छी अरब पत्ती देगा उसकी चाय ज्यादा बेहतर होगी। चले देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में 23 और 30 मार्च के दरमियानी जो हफ्ता है होगा, हफ्ता आप एक चीज दिन में रखिएगा। मैं चले आपको एक मैं आपको आज मैं ये खबर ब्रेक कर दूं। आपको पता है कि 23 मार्च से पहले बहुत से आपके पाकिस्तान के अंदर बड़े होने वाले इवेंट्स क्रिकेट के अलावा ख़त्म किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। बहुत से मेले बंद किए जा रहे हैं, बहुत से इवेंट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी सख्त थ्रेड्स कॉल है। और इंडिया जो है वो बाकायदा अपोजिशन की इस लड़ाई में, हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में इतना खौफनाक खेल अदा कर सकता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और खारजा कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दहशतगर्दी का प्लान है, बड़ी दहशतगर्दी का। वो सियासी निशाना बन सकते हैं, मजहबी बन सकते हैं, बाज़ारों में बन सकते हैं, ये बाकायदा थ्रेड्स कॉल मौजूद हैं। इसलिए हुकूमत बेचारी कई महाजों पे लड़ रही है। तो लिहाजा आप ये सिर्फ ये ना कि 23 से 30 तक, 23 से पहले भी 19 से 30 तक बड़ा खौफनाक सिनेरियो है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को महफूज रखे और किसी भी अनारकी से पहले हमें बचा ले, और पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो भी काम हो वो खुश असलूबी के साथ तय पा जाए, जमहूरी और आइनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे की भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन ने भी धमकियां दी, हुकूमत ने भी जवाबी वार किए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्तेहकाम को किस तरह रखा जाएगा, ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर अदम एतमाद की जो बातें हैं, ये अदम इस्तेहकाम ना हो जाए, उसके खतरात किस हद तक मौजूद हैं। नंबर्स गेम की अगर बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर नंबर्स गेम की चेंजिंग जो है, ये पाकिस्तानी सियासत पर क्या छाप छोड़ेगी। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत में महाज आराई जारी है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त किस नहज पर है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पर कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि आइंदा हमारा सियासी मुआशी मंजरनामा क्या होगा। इस वक्त अगर किसी को फिक्र है या किसी को गिराने की या किसी को बचाने की। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो उतार चढ़ाव है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कमल साहिबा, एक दिन इत्तेहादियों से मुलाकात होती है अपोजिशन की, और अपोजिशन नारे लगाती बाहर निकल आती है कि ये इत्तेहादी हमारे साथ, हुकूमत जा रही है घर। अगले दिन आपका वफ्द पहुंचता है, मंजरनामा फिर चेंज हो जाता है, फिर इत्तेहादी चले जाते हैं। ये इतनी मेल मुलाकातें, इशाये जोहराने, चाय पे मधु किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त सिर्फ ख्वाबों की सियासत दिखाई दे रही है। हकीकत आपको क्या दिखाई देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर, और राना साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम है। देखिए, 3-4 बातें हैं। मैं क्विकली, आप जो ब्रेक से पहले भी कुछ डिस्कशन कर रहे थे, मैं उस पर ज़रा जल्दी बात करूंगी। OIC आ रही है जी 48 साल के बाद, 48वीं ये जो है OIC होने जा रही है पाकिस्तान में, जो 22 तारीख को होनी है और 23 तारीख को होनी है। उसके साथ साथ ये 23 मार्च जो आ रही है, जो हम जिसको पाकिस्तान डे मनाते हैं, ये हमारा 75वीं सालगिरह है। यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी डायमंड उस पे जुबली पे या अपनी डायमंड सेरेमनी पे जा रहे हैं। इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया का तनाजुर क्या, आप लोगों की बड़ी गहरी नजर है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो रीअलाइनमेंट की तरफ जा रही है। एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में। उस सारे के बीच में आप अगर पाकिस्तान का मंजरनामा देखें तो आपको लगेगा कि पता नहीं यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है। वो जुमेरात वो नहीं होता, कोकला चपाती जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई है। आजकल हमारे यहाँ ये चल रहा है, सारे पट्टियां बांध के गोल दायरे में बैठ गए, एक बंदा नाचता रहता है, उसके पीछे पीछे ये यहाँ तो एक नहीं 11 हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं। एक और चीज मैं भूल गई थी, वो मैं जरूर मेंशन करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने एक मिसाइल पाकिस्तान पे दागने की कोशिश की जो गिर गया, और उसके बाद उन्होंने माजरत भी की, लेकिन कोई जू नहीं रिंगी हमारी मीडिया के कानों पे। ये अगर हमारी तरफ से एक गुब्बारा भी चला जाए, मैं ये मजाक में या इस्तेलाह नहीं कह रही कि गुब्बारा चला जाए, हकीकतन वीडियोस पढ़िए कि अगर कोई गुब्बारा पाकिस्तान की तरफ से चला जाए, कोई कबूतर यहां से बेचारा उड़ के उस तरफ चला जाए, कोई लिफाफा आंधी की वजह से उड़ के उस तरफ चला जाए, तो उनका मीडिया उसको आलमी साजिश बना देता है, एक शोर शराबा हंगामा मच जाता है। यहां उठा के पूरा मिसाइल दाग दिया, किसी को फिक्र ही नहीं पड़ी। सारा दिन क्या है जी, मौलाना क्या कर रहा है, आज शहबाज शरीफ ने खांसी कैसी ली, आज कमल साहिबा, DGISPR की ब्रेकिंग, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा तौर पे उस पर ट्रांसमिशंस हुई हैं, और वो ट्रांसमिशन मैं खुद भी उसमें हिस्सा ले चुका। दूसरी बात यह है कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में बड़ा फर्क, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में फर्क है। हम उड़ता हुआ गुब्बारा आकर उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करके अपनी रसवाई क्यों करें, जब हमारा एक जुम्मेदार ISPR मौजूद है। जिस वक्त तक वो उस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं करता, तो कमल साहब उस वक्त तक मीडिया कुछ नहीं कहता। ये एक जिम्मेदारी है, और ये पाकिस्तान की मीडिया को शाबाश देना चाहिए। इजाजत दें, मुझे 1 मिनट इजाजत दें। मैं पाकिस्तान के मीडिया में जिसमें आप जैसे जिम्मेदार लोग बैठे और चैनल बैठे, मैं उनको जरूर शाबाश दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग आ गई तो उसको फिर हमें उस इशू को पीछे जाने नहीं देना चाहिए था। वो इशू हमें उस वक्त तक इतना उठाना चाहिए था कि वो उन ऐवानों तक पहुंच जाए जो हमें ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, उन ऐवानों तक पहुंच जाए जो हमें कहते हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है, और इंडिया के कहने पे, फरमाइशे पे ये सारे मामलात होते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अभी आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जो OIC होने जा रही है उसके लिए इंडिया इस वक्त बहुत लॉबी कर रहा है। हम आज भी हम फॉरेन ऑफिस से एक बाकायदा पूरा मंजरनामा देख कर आए हैं, बातचीत, क्योंकि तैयारियां तो शुरू हैं। इस कदर मैनिपुलेशन हो रही है इस वक्त, वो उसने अपने जो है ना वो घोड़े
उतारे हुए हैं, दौड़ रहे हैं वो कि लॉबी हो उनका मीडिया में। इस वक्त आप देखें कि इस प्रेजेंट हुकूमत में जितना कोई हमारी अपोजिशन दौड़े लगा रही है, उससे ज्यादा इंडियन मीडिया रोना पिटना डाल के बैठा है कि इमरान खान को तो घर जाना चाहिए। क्यों? वजह यह कि उनको इससे फायदा होता नजर आ रहा है। तो ये चीजें हमें अपने सियासी मंजरनामे लोकल और आलमी दोनों को मिला के एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जरूर चलना चाहिए। और अब जहां तक आपने कहा कि जी रोजाना ये सारा तमाशा हो रहा है, ये तो देखें ये तमाशा चलता रहेगा अगर इस तमाशे में हम इंटरेस्ट लेंगे। ये है जी वो चटखारे वाली जो वो नहीं होती है, तड़के चटखारे वाली हरे मसाले वाली चिकन कढ़ाई है, और वो जो दूसरी OIC होने जा रही है वो है देसी मुर्गी की यखनी, जिसको पी के फायदा बहुत होता है लेकिन वैसे थोड़ी फीकी होती है। लेकिन हमें फायदे की तरफ जाना है ना, हमें इस तरह के मसालों वाली चीजों से थोड़ा सा अपनी कवल जोसेफ साहब, OIC हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है और इसमें हमें इस चीज को अलाइन करना है। अगला एक हफ्ता मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इसको बिल्डअप करें, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की नेशन के लिए के इंटरेस्ट में, ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि इस वक्त हम उस OIC से मैक्सिमम निकाल सके जो कोई किसी भी मुल्क में जब ये ऐसे मामलात होने जा रहे होते हैं। इस पे आपकी बात हम क्या कर रहे हैं, आप देखें कौन सा मैं आधा मिनट सिर्फ आधा सेकंड और दें। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके आने से पहले ये हालात की खराबी कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ये हालात खराब करवा रहे हैं। ये ऑपोजिशन ऑफ पाकिस्तान है जो ये हरकतें कर रहे हैं, और मौलाना को तो फुल मार्क्स हैं। जब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इसी टाइम पे करते हैं जब पाकिस्तान कोई अपना मुकदमा बिल्डअप कर रहे होते हैं, क्या दिखाने की कोशिश करें कि और जो 48 ममालिक ने एग्री किया है उनमें से भी कुछ जो है ना वो OIC के में शामिल होने से पहले दौड़ जाएंगे वो पाकिस्तान में। तो चलिए आपने जितना टाइम लिया, आपकी जितना टाइम लिया आपकी गुफ्तगू, आप एक सवाल हमारा भी ले लें। हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की इज्जत के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये पाकिस्तान के लिए। चलें इस पर PTI एक कदम आगे बढ़ाए, PTI की गवर्नमेंट है, आप अपना जलसा मुलतवी कर दें, अपोजिशन भी अपने जलसे मुलतवी करे ताकि जवाब बन सके। आप ये काम तो शुरू करें। राना साहब, जलसे की तारीख तो 27 तारीख की आई हुई है, यहां तो कॉलें 23 तारीख की दी जा रही हैं। 23 तारीख को आपको पता है कि फौज तो पूरे पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान का डे जो है वो भी हर पाकिस्तानी मनाता है सिवाय मौलाना साहब के, जिनको 14 अगस्त से भी तकलीफ थी, पाकिस्तान के बनने से भी जिनके बड़ों को तकलीफ थी। तो वहां पे एक बहुत बड़ी परेड होती है जो आज से नहीं बचपन से हम देखते आ रहे हैं, और जितने मेहमान आए हुए होंगे, जितने ममालिक के वज़राए खारजा आए हुए होंगे, सब वहां पे मौजूद होंगे। आप मुझे बताएं कि ऐसे ऑपोजिशन ये क्लेम करती है वो 23 को वहां पे मौजूद होंगे, हमने 23 को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलना है, हम तो 24 को वहां पे पहुंचेंगे। देखिए जी, जिस तरीके से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से निकलने वालों के ऊपर तो फिर DDT फेंकी जाती है, उनको वेलकम तो नहीं किया जाता ना। कि इतना बड़ा आपके मुल्क में इवेंट हो रहा हो, आपकी नेशनल जो आने वाली जो सलामती है, आपकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, इंटरनेशनली आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे आप आके डिस्टेबलाइज करेंगे। बाय द वे आपके तवसत से बता दूं कि OIC के इजलास में 342 अरकान अक्रॉस पार्टी सब इन्वाइटेड होंगे, वो ऊपर की गैलरीज में आके बैठेंगे और देख सकते हैं। तो इसलिए डिस्टेबलाइज करने की अगर ऑपोजिशन से यही बात की जाए और उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तानी सालमियत की वजह से आप अपने फैसले से पीछे हट जाएं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, इनके जो लोग हैं, उन्होंने जब धरना दिया था उस वक्त चाइना के साथ हमारे मामलात कितने खराब हुए थे, उनका दौरा पाकिस्तान मनसूख हुआ था, उस वक्त इन्हें होश नहीं आया, अब ये बातें हमें सुनाते हैं। यासिर साहब, ये अंगूठा चूसने वाले बच्चे हैं या अपने आप को बड़े जबरदस्त सीजन्ड पॉलिटिशियन कहने वाले लोग हैं? ये तो वो हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को इस पार्टी से बड़ा खतरा है और हमने बचाना है। आप इनकी हरकतें देखें और इनके दावे देखें, ये तो पाकिस्तान की सालमियत बचाने के लिए निकले हैं, ये तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों से आजाद करने निकले हैं। कहते दावे इनके यही हैं लेकिन हरकतें इनकी कुछ और हैं। मौलाना साहब उस वक्त भी अक्टूबर में अपना ये पीली डंडा बरदार फोर्स लेकर आ गए थे जब कश्मीर का मुकदमा हम लड़े थे। इस वक्त OIC होने जा रही है और इनकी पूरी कोशिश ये है कि इसको डिस्टेबलाइज करें। किसके एजेंडे पे चल रही है ये तो इनकी बातों में। कमल साहब, आपका जो 27 तारीख को जलसा हो रहा है, आपका जो 27 तारीख को जलसा हो रहा है, वो जलसे के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम वहाँ खड़े होंगे और हम देखेंगे कौन वहाँ पे वोट ऐसे डालने जाता है, हमारे खिलाफ डालने जाता है, हमारी ही पार्टी का हो या कोई। आपको क्या ये खदशा है कि आपके पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो है
वो आपके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं? देखिए जी, एक लेटर आ गया है जरदारी साहब की तरफ से जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जिसमें डिफेक्शन क्लॉज के बारे में बताया गया है कि पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट्री पार्टी और चेयरमैन की तरफ से आ गया है या उनके प्रेसिडेंट की तरफ से वो चल रहा होगा, अभी चला भी दें आप अपनी स्क्रीन पे, कि अगर किसी ने वोट ना देने की कोशिश की तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगा देंगे। यही आप रोने सुन रहे हैं ना काफी दिनों से कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो जमहूरियत के खिलाफ है, ये तो फलां है, ये तो वो है। तो हम दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। जहां तक आपने बात की कि फवाद चौधरी साहब ने क्या किया, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, देखिए पाकिस्तान नहीं, बाहर से भी लोगों ने इस वक्त टिकटें बुक करा के तो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दी है कि हमें इमरान खान चाहिए। जिस अवाम ने ठप्पा मारा था उसने बल्ले पे जाके वोट दिया था, इमरान खान को वोट दिया था, पार्टी के मंशूर को वोट दिया था। तो आज जो अवाम है वो अपने मैंडेट को गार्ड करेंगे, उसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। ये एक सिंबॉलिक बात है। जाहिर है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस नुमाइंदे को हमने चुना था, पार्टी के नाम पे चुना था, पार्टी के उस पे साइन पे वोट दिया था, वो कहीं बेईमानी करने तो नहीं जा रहा। बाकी हमने जलसा पहले अनाउंस किया, ये काउंटर स्ट्रेटजी क्यों होगी कि सेम डे हम वहां करेंगे? तसादम और इंतशार जो मौलाना चाहता है वो हथ ना पिया ते थू कौड़ी हुन मुंह छुपाण नू ते नसन दे वास्ते रास्ता कोई नहीं जे लब रहा। तो उन्होंने कहा कि चलो इस तरह से अब हम इंतशार और ये तशद्दुद इस तरफ चल पड़ते हैं, किसी न किसी तरह हमारी जान छूट जाएगी। क्योंकि नंबर्स की जो आप बात कर रहे हैं ना जी, नंबर्स अगर पूरे हों तो फिर इस तरह से रोजाना हफ्से बेजा में एमएनए को रखने की, एमएनए हॉस्टल में भी और एमएनए लॉजेस में जरूरत नहीं होती। आपके बेहतरीन बांध के नहीं रखा जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले चौधरी शुजात साहब के बारे में फवाद हुसैन चौधरी साहब की आज ही ये राय है कि वो साहिब राय शख्सियत हैं। वो तो ये राय देते हैं कि जो जलसों की सियासत है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जलसे दोनों जानिब से रोक देने चाहिए। एक हुकूमत को पैगाम उन्होंने ये दिया है कि अपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे नहीं किया करते। उनकी राय को किस हद तक आप संजीदा लेती? देखिए जी, उनकी राय सर आंखों पे, लेकिन हमारी जाहिर है उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और मिलकर जो स्ट्रैटेजी बना लेते हैं फिर उसका इजहार करते हैं और हम भी देखते हैं कि कितनी गुंजाइश है, उसके मुताबिक हम उनकी राय को सर आंखों पे और बसत एहतराम तस्लीम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के वोटर्स की भी राय बहुत अहमियत रखती है और जो हमारा वोटर है वो इस वक्त चार्ज्ड है। इस वक्त बात पाकिस्तान की सालमियत की है, इस वक्त पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात है, जिसको हम बचपन से सुनते तो रहे थे कि जी खुद मुख्तारी है, जी आजादी है, मगर थी कोई नहीं। इस वक्त वजीर आजम ने अगर खड़े होकर जवाब दिया है ना कि हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे, हम अपनी राय रखते हैं, डिक्टेशन नहीं लेंगे, तो किसी वजह से क्या है। और ये राना साहब बहुत नजर रखते हैं फौरन जो हमारे हालात रहे हैं, इनको भी मालूम है कि यहाँ पे आधी रात को किस तरह से अमेरिका के हेलीकॉप्टर दंदनाते आए थे और उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन करके चले गए थे। और अगले दिन ओबामा के नाम आर्टिकल लिख दिया था सदर, उस वक्त के सिलेक्टेड सदर जरदारी ने 2 मई 2011 को कि जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी की है। 470 ड्रोन अटैक्स हुए थे और यूसुफ रजा गिलानी जो कठपुतली वजीर आजम थे लगाए हुए मोहतरम सदर के, उन्होंने कहा कि कोलेटरल डैमेज में मैं ये खून माफ करा दूंगा, बस आप हमारी हुकूमत को पक्का रखें। मेरा मुंह दूसरी तरफ है, मारो जितने मारने इत्तेहादियों से क्या पसंदी का इस मुल्क में बीच बोने वाले और सपोर्ट करने वाले कोई और नहीं, यही कठपुतली हुक्मरान थे। कमल साहिबा, इत्तेहादी आपके जो हैं क्या वो आपके साथ हैं? देखिए जी, इत्तेहादी हमारे आज आपको ये मैं एक और खबर आपको दे दूं, आपका एक और है, मैंने आज या कल में आपको छोड़ के जा रहा है बाकायदा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले मैं भी आपको एक खबर दे दूंगी, जी। अगर हमारा एक जाता है तो 6 उधर से आ भी जाते हैं। जो मुहिब्बे वतन है, जो इस वक्त समझते हैं कि दूसरी कुव्वतें या बैरूनी ताकतें या मगरिब हमें मजीद डिक्टेशनें ना दे, कंट्रोल ना करे, हमारे बच्चे आगे गुलामियों में ना सिर जकड़ा के खड़े हों, वो इनको लात मार के हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, इनको लात मार के इधर आ रहे हैं। इसलिए ये जो डिफेक्शन क्लॉज वाला आप लेटर देख रहे हैं ना, ये घबराहट, बिलबिलाहट, तिल मिलाहट और तकलीफ की वजह से निकला है, क्योंकि इनको भी पता है कि पंछी उड़ते जा रहे हैं इनके हाथ से और इनके हाथ से अपोजिशन को लगता है कि पंछी उड़ते जा रहे हैं। अगर आपका कोई एमएनए अपोजिशन की तरफ जाएगा तो अपोजिशन के भी 5 से 6 बंदे आपकी तरफ आएंगे। अगर अपोजिशन के नंबर पूरे हों तो वो इस तरह के फिर लेटर्स जारी ना करें। बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियानामे पे मजीद भी बात को तूल देंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया, वहीं पे अपोजिशन ने भी मिलियन मार्च के नाम से मार्च का ऐलान किया है। तो उस मार्च में कौन कौन सी जमातें शिरकत करेंगी, मार्च का फैसला क्यों करना पड़ा? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स गेम बज़ाहिर अपोजिशन के पूरे दिखाई देते हैं, इत्तेहादियों का झुकाव भी अपोजिशन की तरफ दिखाई देता है। तो इत्तेहादी बाकायदा तौर पर ऐलान क्यों नहीं करते? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल ये कि मिलियन मार्च का ऐलान हुआ, काफिले मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, कराची से भी, लाहौर से भी और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च के बाद इस मिलियन मार्च में भी शिरकत करेगी? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो 23 मार्च का जो उन्होंने मिलियन मार्च कहा है, ये तो अभी का डिसीजन नहीं है, ये तो पीडीएम का बड़ा पुराना डिसीजन था। ऑलमोस्ट हमारे डिसीजन से भी पहले उन्होंने डिसीजन किया था कि हम 23 मार्च को इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे, और हमने लॉन्ग मार्च किया। तो पीपल्स पार्टी के इख्तितामी जो हमारा जलसा था इस्लामाबाद में, उसमें PMLN की क़यादत भी, उनकी लीडरशिप भी आई हमारे पास, और मौलाना फजल रहमान साहब की भी नुमाइंदगी की गफूर हैदरी साहब ने। तो उन्होंने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी है। तो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रेसिप्रोकेट तो करना है, और वो उनका ऑलरेडी डिसीजन था। तो हमारे डिसीजन में उन्होंने वेलकम किया था, तो हम भी खुशामदीद कहेंगे उनके इस डिसीजन, क्योंकि पुराना डिसीजन है। नहीं भाई साहब, पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची से लॉन्ग मार्च लेके निकली और एक बहुत बड़ा मजमा था जिसे साथ लेकर निकली, क्या आप इसी तरह आएंगे, या जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो जिस तरह आप के प्रोग्राम में वो इस्लामाबाद में शरीक हुए, तो आप भी उस तरह शरीक होंगे इस्लामाबाद में? इसका डिसीजन तो मेरी जमात लीडरशिप करेगी, लेकिन हम बिल्कुल समझते हैं कि ये, क्योंकि अब मुतहदा पोजीशन है इस हुकूमत के खिलाफ, तो मुतहदा पोजीशन के तौर पे हमें नजर आना चाहिए। बुखारी साहब, अगर इत्तेहादियों के साथ राबिते देखें, MKM के साथ पीपल्स पार्टी ने किया, PMLQ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, बज़ाहिर मुलाकात के बाद खबरें यही आती हैं कि झुकाव जो है वो इत्तेहादियों अपोजिशन की तरफ हो रहा है, इत्तेहादियों का। लेकिन बाद में वफूद हुकूमती जमात के जाते हैं, खबरें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। क्या वजह है कि अभी तक किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक होने के बाद इत्तेहादी कोई बाकायदा ऐलान नहीं कर सके? ये सवाल तो इत्तेहादियों से बनता है, नहीं मुझसे तो सवाल नहीं बनता ये। लेकिन हमारी दरख्वास्त इत्तेहादियों से जरूर है कि इनका जहाज अब डूब रहा है, और इनका बोझ आप क्यों उठाते हैं, और वो जो समझते हैं कि इनका बोझ उठा के वो आवाम के पास नहीं जा सकते, और इनके अपने गिले शिकवे भी हैं, इनकी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो इनके इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादी बल्कि MPM ने तो कहा कि आप अपनी स्टैंड बताओ, तो फिर हम फैसला करेंगे। ये अपनी स्टैंड पे नहीं बता रहे कि इनके पास कितने बंदे हैं। बज़ाहिर तो यही है कि इनके बंदे इनको छोड़ के चले गए हैं, इनके पास अक्सरियत तो रही नहीं है, और इसीलिए ये बुखराहट का शिकार है, और इस किस्म की बेहुदा जुबान इस्तेमाल की जा रही है सियासी क़यादतों के बारे में। और वो ये गाली की सियासत वो करता होता जब वो नाकामी नजर उसको आती है। तो ये जो थ्रेट कर रहे थे कि MKM के साथ तो आपके तमाम निकात पर मामला तय हो गए, सब कुछ फाइनल हो गया, तो इस पे आप बताएं कि MKM के साथ जो मामला आपके तय हो के फाइनल हो गए हैं, तो MKM आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें अदम इत्तेमाद के बाद क्या देने जा रहे हैं? वो जो वक्त आएगा तो फिर हम जाएंगे, जब हम मुनासिब समझेंगे तो जब हम अनाउंस करेंगे। कब्र इस वक्त अनाउंस करना ये कोई हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, और मेरी क़यादत जो फैसला करेगी, और अपनी क़यादत भी अपनी मुशावरत से फैसला करती है हमारी क़यादत का। वो जब मुनासिब वक्त होगा हम उस पर अनाउंस कर देंगे। बुखारी साहब, आप कानूनी नुक्ता नज़र भी काफ़ी वसी रखते हैं। बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि अपोजिशन की जानिब से अगर रिक्विजिशन की इजलास की रिक्विजिशन की दरख्वास्त दी जाती है, तो अपोजिशन की कॉल पे होने वाले इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आप क्या समझते हैं, आइन और कानून और पार्लियामेंट के उसूलों में क्या ऐसी कोई बात है? ये ऐसी इख्तरा,
ये उनकी लीगल टीम है, नाकाम तरीन लीगल टीम है, ये वो बातें निकाल रही है। कभी वो कहते थे 63A स्पीकर उनको वोट नहीं कास्ट करने का, स्पीकर उनको वोट काउंट नहीं करेगा। ये सारे वो लोग हैं जिनको कानून और आइन का कुछ इल्म नहीं। और ये जो सवाल आप करते हैं कि जी वो मूव नहीं होता, सेशन आप अगर आर्टिकल 54 को पढ़ लें कि स्पीकर का क्या इख्तियार है और कितनी तादाद में लोग रिक्वेजिशन कर सकते हैं, और फिर उस इजलास में मोशन मूव करना पहले भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली उसी दिन भी, इजलास वाले दिन भी वो सेक्रेटरीट में जमा करा के मूव कर सकते हैं मोशन। ऐसी कोई कदगन नहीं है। उनको बोलो इस किस्म की नॉन इश्यूज पे छुपने की कोशिश मत करो। हिम्मत है, जरूरत है तो सामने आओ, अपने बंदे 172 को देखो। ये क्या बात है कि हम ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे। हिम्मत है तो अपनी तादाद पूरी करनी चाहिए हुकूमत को। और आर्टिकल 54 के तहत ये उसूलों में ये लिखा हुआ है कि कितनी तादाद के बाद वो इजलास बुलाया जा सकता है और पहले ही दिन तहरीक भी मूव की जा सकती है। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी, उसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जहां पर अवाम का जोर आजमाया जा रहा है, अवाम में अपनी मकबूलियत को आजमाया जा रहा है, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी सोचा कि जहां पे अवाम के हम बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मंशूर फिर से उजागर कर रही है। वज़ीर आज़म ये मानते हैं कि अपोजिशन ने मेरी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। वहीं पे पार्टी अराकीन का पावर शो करने का भी फैसला किया गया है। जिस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स अपने इशाइये के अंदर अपनी पावर शो करते हैं कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकते हैं, हमारी राय अहमियत रखती है, उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करना चाहती है कि हाँ, हम सब इकट्ठे हैं और हमारे तमाम अराकीन जो हैं वो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और PTI में आगे भी शामिल रहने का अहद करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। ये बात क्यों फैली, किसकी तरफ से ये सिफारिश पेश की गई? राना साहब, ये किसने मशवरा दिया कि पार्टी अराकीन का जो है वो पावर शो दिखाया जाए? देखिए, ये तहरीक इंसाफ के जो रोज़ाना की बुनियाद पर थिंक टैंक का इजलास हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो इनके राब्ते हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो इनकी मीटिंगें हो रही हैं, उसमें ये फाइनल होगा कि हमें ये तो देखना चाहिए कि हमारे पास हमारे कितने लोग हैं। हर दूसरा शख्स जिससे हम बात करते हैं वो कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम अब पावर शो करें। पावर शो में ये चीज़ साबित हो जाएगी कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और जो अपोजिशन के दावे हैं वो भी गलत साबित हो जाएंगे। तो उसके बाद इस पर यह काम शुरू हो गया और काम इसलिए शुरू कर दिया गया है कि ये देखा जाए कि आया हमारे लोग। अच्छा, ये ऐलान उस वक्त मैं आपको ये भी आज बता दूँ, ये मीटिंगें रोज़ की सतह पर हो रही हैं, रोज़ाना की सतह पर हो रही हैं। लेकिन मज़े वाली बात है कि अपने अरकान असम्बली को ये किस दिन बुला रही हैं सर? ये अपने तमाम अरकान असम्बली को 27 तारीख को बुला रहे हैं। 27 तारीख को अपने अरकान असम्बली को बुलाकर ये उस जलसे में मीडिया के सामने और उस अपनी एक बड़े क्राउड के सामने ये अनाउंस करेंगे कि देखें हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। साथ में ये तासर भी जाएगा और ये पैगाम भी दिया जाएगा कि जो वहाँ पे नहीं आएगा और जानबूझ के नहीं आएगा, चूंकि ये अदम एतमाद से एक दिन पहले होगा ना ये सर, एक या 2 दिन पहले होगा, तकरीबन एक दिन पहले अदम एतमाद 29। तो उसके बाद जो नहीं आएगा उसका गिराव किस तरह होना है, उसके खिलाफ एहतजाज किस तरह होना है, उसको बाकायदा गंदा किस तरह किया जाना है, उसका मुहासबा किस तरह किया जाना है या उसका एहतसाब किस तरह किया जाना है। ये एक प्लानिंग है मेरे इत्तला के मुताबिक। जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान का जलसा है उस जलसे से पहले तो 4 से 6 मीटिंगें हो जाएंगी। उन मीटिंगों में भरपूर तरीके से लोग आएंगे, लेकिन असल पावर शो जो अरकान असम्बली, अवामी पावर शो तो होगा लेकिन अरकान असम्बली का पावर शो जो है यासर उस दिन रखा है। और ये बड़ी मज़े वाली बात है। आपको पता है यासर, मैं एक और ख़बर आपको ब्रेक कर दूँ कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी, जो मैंने आपको खदशा जाहिर किया था कि जो इनकी मीटिंग में बातें हो रही हैं, कल इन्होंने भी अपने अरकान असम्बली, तमाम अरकान असम्बली का इजलास बुला लिया, जिसमें मौलाना असद महमूद साहब उसको तौर सदारत करेंगे और उसको जो चेयर करेंगे वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे, ताकि ये कल अपने अरकान को वहाँ पर बुला के पावर शो भी करेंगे और साथ में उनकी 23 मार्च के हवाले से ड्यूटियाँ भी लगाएंगे। अब हर सियासी जमात अपने अपने पत्ते शो कर रही है, लेकिन यासर मज़े वाली बात यह है कि अभी पत्ते जितने मर्जी आप शो कर लें,
असल मामला है क्या आपके कबूतर उस दिन मौजूद होंगे, क्या आपके अरकान उस दिन मौजूद होंगे? अगर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है और वाकई अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रहा है तो फिर किसी ना किसी जगह तो कुछ ना कुछ तो है ना। वो लेटर को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जारी किया गया कि अगर आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, राना साहब उसमें एक फ़र्क है, आप ये देखिए कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करने के लिए चेयरमैन रिक्वेजिशन भेज सकता है, दरखास्त कर सकता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो तभी है कि जब उनकी जानिब से कहा यह गया कि अगर आप पार्टी चेयरमैन के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो ये तो उसी तरह ही होगा कि पीटीआई का अगर अमल दरामद नहीं करता और उनके खिलाफ वोट देता है तो वो तो रिक्वेजिशन बाद में जाएगी ना इलेक्शन। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब एक अपोजिशन जमात की तरफ से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाए तो फिर उनको भी कोई ना कोई खदशा होता है कि हमारे अंदर से भी कोई जोड़ तोड़ हो रहा है, हमारे अंदर से भी तोड़ फोड़ हो रही है, हमारे अंदर से भी कोई लोग जाना शुरू हो रहे हैं, हमारे अंदर से भी कोई ऐसी चीज़ शामिल है। यहाँ तक ज़हन में रखिएगा, अगर आप 32 अरकान हुकूमत के तोड़ते हैं, उन 32 के साथ आप वादा करते हैं कि हम आपको टिकट्स देंगे, तो उन 32 हलकों में नून लीग के भी उम्मीदवार तो थे, उनकी रिश्तेदारियाँ भी थी, उनके तल्लक वाले अरकान असम्बली कौमी असम्बली में भी मौजूद थे, तो फिर तो हर तरफ से ये बात चलेगी ना। एक दुश्मन दोस्त अगर किसी दुश्मन के पास चला जाता है तो उसका दुश्मन उस दोस्त के पास आ जाता है, तो ये एक सिलसिला चलता है, यासर चलेगा। अब मौलाना ने काली इजलास बुलाया हुआ है, तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली की पावर शो जो होगा अरकान असम्बली का वो भी 27 तारीख को होगा। राना साहब, और उसी जलसे का वक्त खत्म होने वाला है, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि जब ये ऐलान किया जाए कि देखते हैं कि कौन उन लोगों में से गुजर के वोट डालने जाता है और कौन वहां से वापस आता है, अब अगर यही बात रही तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि सेफली ऑपोजिशन के अराकीन भी वहां से गुजर के चले जाएं? नहीं, ये ऐलान उन्होंने किया है अपने लोगों के हवाले से, मैं एक तो क्लियर कर दूँ, दूसरा ऐसा नहीं होगा यासर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है 27 तारीख के जलसे का वेन्यू चेंज हो जाए, हो सकता है उस दिन ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 दिन बाद ही अदम इत्माद हो, और हो सकता है अदम इत्माद का टाइम भी अभी लंबा हो, ये सारी चीज़ें तो चलेंगी ना। या सर अभी देखते जाएं, अभी तो थकावट शुरू होनी है, अभी तो दौड़ लगी है ना, कोई कुछ थक गए हैं, कुछ थकेंगे, कुछ थकने वाले हैं, अभी चलने दें। अभी ये सारी देखें, क्या रिक्वेजिशन आ गई स्पीकर की तरफ से अनाउंस हो गई कि 28 को होगी वोटिंग? नहीं, होने तो दें अनाउंस, फिर 27 के जलसे की अहमियत बनेगी ना, फिर कोई और चीज़ होगी ना। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल किसी के इल्म भी नहीं है। हो सकता है ये उससे पहले, मैंने जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटा दे, हो सकता है खुद ही अदालत को या किसी को खुद नोटिस लेकर इस पर बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, इस पर खुद नोटिस ले लिया जाए कि मुल्क को मज़ीद खाना जंगी की तरफ धकेलने की बजाय इसको रोका जाए और सब लोगों को पाबंद किया जाए। जिस तरह मैंने किया सर, देखें अभी कमर जोसफ ने भी एक इशारा किया, मैंने उससे पहले आपको बता दिया था कि मुल्की हालात को बिगाड़ने के लिए बहुत सी क़ुव्वतें मुतहर्रक हो चुकी हैं, वो इस सियासी इंतशार को मज़ीद इंतशार फैलाना चाह रही हैं, इसको ज़ाती दुश्मनियों में बदलना चाह रही हैं। इसमें देखें, इसमें मैं आपको ये बता दूँ, मुझे लग रहा है इस सारे मामले पे अगर कोई शख्स अच्छा रोल किरदार अदा करेगा चौधरी बरादरान के बाद तो वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। अच्छा। और मैं आपको ये भी एक बता दूँ, मुस्लिम लीग नून को मौलाना साहब की ये चीज़ें सूट नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून तो बेचारी तैयार बैठी है यासर, मैं आखिर बता दूँ, मियाँ साहब तो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं जनाब आज अदम इत्माद कामयाब हो, कल हलफ हो, परसों उनकी फ़्लाइट होगी, फिर कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टरी लाइसेंस नहीं, सब कुछ तैयार हो। लेकिन इंतज़ार तो कुछ करना पड़ेगा, सूरत हाल कब हक में बैठती है ये तो देखना पड़ेगा। दिन ब दिन बदलती सूरत हाल, एक दिन तो हक में हो सकती है लेकिन अगले दिन की गारंटी कौन देगा? गारंटर अगर गारंटी देना चाहे तो वो कोई और बात है, लेकिन जब आप इत्तेहादियों की गारंटी लेने के बाद अगले दिन इत्तेहादियों से दोबारा फिर से राब्ते करने लगें तो जान लीजिए कि गारंटी में कहीं ना कहीं कुछ सुकम ज़रूर रह गए। नाज़रीन, दिलास शाह राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।